Life, I know not what thou art, but know that thou and I must part. ये सिर्फ दो पंक्तियां हैं। एक बड़ी प्यारी सी पोएम मैंने बचपन में पढ़ी थी। आई हैड रेड फ्रॉम द गोल्डन ट्रेजरी बुक, इज अ कलेक्शन ऑफ 1000 poems or so. But these two lines are my favorite and they have stayed with me forever till now. At least ये दो lines तो मैं नहीं भूली हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है कि लाइफ आई नो नॉट व्हाट द व्हाट, मतलब ए जिंदगी मुझे ये नहीं पता है कि तुम हो क्या, बट नो दैट दो दाउ एंड आई मस्ट पार्ट, मतलब मुझे पक्का पता है कि जिंदगी से और मुझे अलग होना ही है। ठीक है, लेकिन let's see why I am mentioning this here in this session of argument, क्योंकि मैंने कहा था तुम्हें सीखना तो है हमें और सीखेंगे हम दिल से ही, लेकिन सीखेंगे दिल से। और आज जो हम करने वाले हैं वो है आर्ग्यूमेंट्स का सेकंड सेशन, जो कि एक हम पहले कर चुके हैं जहां पे मैंने वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट बता दिया था और डिस्कस किए थे हमने वीकनिंग वाले। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। तो कमिंग टू दिस, हाँ, this is the reason why I mentioned the small, short two words, two lines on life. I know that I have to part. पार्ट यानी अलग हो जाना, लेकिन अलग कैसे होना? क्या डेथ पेनल्टी सही है? सोचो, अब तुम लोग बैठे हो एक ऐसा डिबेट, एक हॉल में जहां पे डिबेट चल रहा है, ओपन हाउस डिबेट चल रहा है, राइट? डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं, चलो इस पे होता है वाद विवाद चालू। कर लो अपने आप में, देखो ग्रुप में बैठ के, यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स। सी व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू कम अप विद द प्रोस एंड द कॉन्स। डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, इतने हॉरेंडस क्राइम्स होते हैं, हॉरिफाइंग क्राइम्स होते हैं, मतलब जिनके सोच के ही दिल दहल जाता है, ऐसे क्राइम्स कर लेते हैं लोग, तो उनको डेथ पेनल्टी तो दे ही देनी चाहिए। देयर विल बी मेनी फॉर इट एंड स्टिल देयर विल बी मेनी हु आर अगेंस्ट इट, बोलेंगे नहीं डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, उन्हें तो मतलब ऐसे ना तड़पा तड़पा के मारो, मूवीज में कैसे आता है वैसे, उन्हें लाइफ सेंटेंस दे दो, करवाओ उनसे काम, उनको एहसास होने दो। अब जो इतने हॉरिफाइंग क्राइम्स कर लेते हैं, उनके एहसास के लिए उनका एक ना, जैसे बोलते हैं कि हृदय परिवर्तन हो जाए, उसके लिए व्हाई डू वी नीड टू सिट एंड वेट फॉर द हार्ट टू टेक अ टर्न, अच्छे बन जाएंगे और दे टर्निंग इनटू अ न्यू लीफ, वो क्यों 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 रुके हम उनके लिए? सीधे मारो, खत्म, छुट्टी। आप करके देखना, इस पे एक डिबेट करके देखना, यू विल गेट मेनी थिंग्स, many pointers for the pros and the cons, मिलेंगे ही सही। जो प्रोस हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके पास सपोर्ट, कि हाँ डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो कॉन्स हो जाएंगे वो आपके लिए हो जाएंगे वीकनिंग पार्ट्स, अगेंस्ट वाले पार्ट हो जाएंगे, ये फॉर वाले पार्ट हो जाएंगे। सो यस, डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्यों? विक्टिम के परिवार को थोड़ी सी राहत मिलती है, शांति मिलती है, right? So the person who is the victim, the people who are with the victim, right, they find okay fine, justice has been done, तो ये होता है। और अगेंस्ट में भी there will, you will still come up with many points against, मतलब no नहीं होना चाहिए, and there are people who will say नहीं होना चाहिए, डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, it is like you don't have a right to take human life, that person was violating the right of others, no, that person was taking somebody else's lives, murder किया, मैसेकर किया, जिंदा जला दिया, जिंदा काट दिया, ऐसे कितने क्राइम्स आप पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, right? So when you give examples, when you give your reasoning, why, if I'm saying yes, then why yes, and when I'm saying no, so why no, ऐसे वाले क्वेश्चंस जब होते हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से when you need to understand, okay, if you're saying yes, then out of those four options there would be something which will be supporting the author's point कि हाँ अच्छा ये बात तो है,
ऑथर के हिसाब से ही बात बोली गई है तो वो सपोर्टिंग हो गया। ऑथर के का जो एटीट्यूड था, जो अप्रोच था उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उससे अलग जा रही है ये ऑथर का कहना नहीं हो सकता। जब ऐसा थॉट आएगा दिमाग में तो वो वीकनिंग वाला हो जाएगा। सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू understand or to come to the right answers or the accurate answers when we come across such questions. The point is about understanding the argument there. आर्ग्यूमेंट मतलब मेन पॉइंट। अब आप जितनी भी रीजनिंग दे दोगे, आपका एक ओपिनियन तो होगा ना कि हाँ डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए। बाकी सारी चीजें आप उसके सपोर्ट में बोलते हो, एक और देना है सपोर्ट में, सपोर्टिंग हो जाएगा। और जो बोलता है डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, उसने भी चार चीजें और बताई है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। अगेन दैट आर्ग्यूमेंट और दैट ऑप्शन विच सेज हाँ इसलिए नहीं होनी चाहिए, तो इवन दैट इज सपोर्टिंग ओनली। Why? Because you yourself are in against of that opinion, no? So anything else that is against that opinion will also be your supporting idea. ठीक है, ध्यान से सुनना समझना। वीकनिंग पॉइंट वो हो जाएगी जो कि आपके कहे या आर्ग्यूमेंट में जो ऑथर ने का जो आर्ग्यूमेंट है उसके मुताबिक नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं, ऑथर का सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट ढूंढेंगे। अगर आपने पिछला वीकनिंग वाला नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो काइंडली go back, see argument session 1 and overall logical reasoning session 3 है वो। argument का फर्स्ट सेशन है, जिसने नहीं देखा है काइंडली गो बैक, आपके पास यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपके पास पूरी लिस्ट मिल जाएगी। assumption सेशन हो चुका है, इंट्रोडक्शन सेशन 2 ऑन कंक्लूजन्स हो चुका है, आर्ग्यूमेंट का थर्ड सेशन था वो हो चुका है, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट है। आज फोर्थ सेशन है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट का। So if you have not seen those earlier three, kindly do that because we need to understand it. और सीखना तो है ही सही, क्योंकि यही काम आपके पास मतलब हर कहीं पे आप किसी भी फील्ड में हो, राइट, कुछ भी आपका टारगेट हो, you will definitely require how to understand or interpret the arguments, how to support your own arguments with the things, and how to weaken somebody else's arguments also whenever there is a debate, not necessarily as a debate taken in a class, but also in your office wherever you'll be working again. That's it. So it is something that you have to use it in your life. So it is better आप समझना उससे शुरू भी कर लें, तो जो जो मिस हुआ है kindly see all those missed articles also, missed things also, वो कर लेना। और stay with us of course, like share and comment with विदिज्ञा। ओ, अब ये क्या हो गया, एक तो डेथ पेनल्टी थी, अब ये आ गया स्कूल यूनिफॉर्म। और सभी को पता है कि स्कूल यूनिफॉर्म तो सभी ने पहने भी हैं और कितना अच्छा लगता है, सब एक जैसे लगते हैं। पर ये बात सोचो, अगर स्कूल यूनिफॉर्म जैसे मेट्रोपॉलिटन सीरीज में ना 11th 12th एक जूनियर कॉलेज जैसा माना जाता है, मुंबई में तो ऐसा होता है। तो अगर ये जूनियर कॉलेज में या जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पे भी यूनिफॉर्म जरूरी हो। कई लोग बोलेंगे हाँ या नहीं, एटलीस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पर तो जैसे हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है ग्रे एंड व्हाइट करके, तो पता चल जाता है हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं। ऐसे ही हर किसी फील्ड में हर किसी कॉलेज का एक सेट यूनिफॉर्म हो। अगेन दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, होना चाहिए यूनिफॉर्म या नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म। ठीक है, नाउ दिस इज अ टास्क फॉर यू, make a group, sit and have a discussion on this, then see how your mind starts searching for supporting ideas there कि क्यों होना चाहिए स्कूल यूनिफॉर्म एक कॉलेज में भी, और क्यों नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म एक कॉलेज में, राइट? सो दैट इज अ टास्क दैट यू हैव टू डू। चलो, लॉजिकल रीजनिंग है, डेफिनेटली हमारे पास सारी चीजें रीजनिंग होगी से, ये है अपना फोर्थ सेशन। इसीलिए मैंने कहा था आगे के तीन अगर नहीं करे हैं तो आप कर लेना। हमने अजम्पशंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशन होते हैं हमारे पास इन टॉपिक्स में, इन सेशंस में। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं काइंडली गो बैक एंड सी। लेकिन अभी आपने अगर ये स्टार्ट किया है तो यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स। सो assumptions in short, I'll be giving it to you. Assumption is something that is taken for granted. Taken for granted हो जाता है ये
क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता है, सो इट इज ए हिडन प्रीमाइस। ठीक है। कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू अराइव एट। कंक्लूजन इज योर ओपिनियन formed based on the given facts. And argument is this complete line of reasoning. किस तरीके से आपने आपका मैटर, आपका डिबेट बनाया है, आपकी पॉइंट्स रखी हैं लोगों के सामने, वो आपके लिए पूरा केस जो है दैट बिकम्स योर आर्ग्यूमेंट, राइट? सो लेट्स सी नाउ अ फ्यू एग्जांपल्स। पहले अप्रोच देख लेते हैं हम। recognize the issue of the argument। आपका जो भी पैराग्राफ पढ़ा है, the first thing that you have to do is to recognize, extract, identify the issue। क्योंकि पॉसिबल है कि आपने उस आर्ग्यूमेंट का सपोर्टिंग ढूंढने लगे हो, लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट अच्छे से पहचाना ही नहीं है, तो यू विल बी गोइंग इन अ टेंजेंट, राइट? So you recognize the issue of the argument, that is the first task. Detecting the assumptions involved in an argumentation। तो अजम्पशन जो ऑथर ने मान लिया है, अभी मैंने आपको बताया था, तो वो हिडन प्रोमाइस है, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो आर्ग्यूमेंट पे पहुंचने के लिए ऑथर ने क्या क्या मान लिया है, वो डिटेक्ट करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अजम्पशंस हमने समझ लिए। उसके बाद हम कंक्लूजन्स पे आएंगे, क्योंकि तभी तो तीनों चीजें मिलके आर्ग्यूमेंट बनाएंगी ना। जब आप अजम्पशन समझ लोगे, जब आप कंक्लूजन समझ जाओगे, पहचान जाओगे ऑथर ने क्या दिया है, then you will be able to understand the complete argument and then see how he is connecting these assumptions and conclusions। So you will need to identify the principles followed by the author, कि किस तरीके से, किस पॉइंट को, किस अप्रोच से वो अजम्पशंस ले रहे हैं और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और फिर किस तरीके से वो पूरा ताना बाना बुनते हैं अपने केस का, राइट? एंड देन you will be able to identify the structure in that line of reasoning, how he has used the premises, what assumptions he has taken, what conclusion he comes to. This complete becomes your reasoning, right? I hope you have understood this much now. So determine how additional evidence of argumentation affects an argument or conclusion। जब हम आर्ग्यूमेंट पे पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, लाइन ऑफ रीजनिंग समझ जाते हैं, उसके बाद ऑप्शंस में से हमें ये समझना है अब कि कौन सा वाला ऑप्शन एडिशनल एविडेंस होता है ना, ये कौन सा वाला ऑप्शन ऑथर के इस लाइन ऑफ रीजनिंग को हेल्प करेगा, वो सपोर्टिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट? Now, for strengthening arguments, let us understand the words that we'll get. The common keywords in the question stem that we get are supports, strengthens, in line with means according to, aligns with means in line with। वर्ड्स आ जाते हैं बस हमारे पास, ठीक है? अलाइंस का मतलब ही होता है इन लाइन विथ, और अंडरपिन्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। किन्हीं दो चीजों के नीचे अगर आप पिन लगा देते हो, तो पिन को यूज क्यों करते हैं? सेफ्टी पिन को यूज करते हैं सपोर्टिंग के लिए। तो अंडरपिन्स का मतलब होता है सपोर्ट। सो इन द क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग दीज वर्ड्स, राइट? क्वेश्चन स्टेम में। चलो अब हम फटाफट से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। Something must be done to ease the traffic congestion. In traditional small towns, people used to work and shop in the same town in which they lived. Easy है समझना। ऑथर बोलता है समथिंग मस्ट बी डन, कुछ तो करना चाहिए। पहले जमाने में लोग एक साथ एक ही जगह पे काम करते थे, जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में काम करते थे, ठीक है? बट नाउ दैट स्टोर्स एंड वर्क प्लेसेस आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, पीपल कैन नॉट अवॉइड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब उनको रोज लॉन्ग डिस्टेंसेस जाना ही होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं ऑफिसेस। Traffic congestion is so heavy on all roads that even on major highways, the maximum speed
averages only 35 miles per hour. 40-50 किलोमीटर से ज्यादा आप एक घंटे में नहीं चल सकोगे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो रही है. सो ट्रैफिक कंजेशन का इसने जो सेंटेंस दिया ये, और रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना, ये ट्रैवल करना पड़ेगा, ये सारे पॉइंटर्स हैं. लेकिन ये पॉइंट किस चीज को कर रहे हैं? पॉइंटिंग टू दैट ओपिनियन ऑफ द ऑथर दैट समथिंग नीड्स टू बी डन, मस्ट बी डन. कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये देखो हालत हो रही है, तो ट्रैफिक कंजेशन का कुछ तो करना पड़ेगा. अब हम आ जाते हैं, which of the following proposals is most supported by the statements above? Maximum speed limit on major highways should be increased. How can you increase the maximum speed limit? इतना कंजेशन के बाद जितना चलेगा उतना चलेगा, और क्या मतलब आप तेजी से गाड़ी थोड़ी चला दोगे. लिमिट तो आपने दे दी, तो बात लिमिट की नहीं है ना, ये लिमिट नहीं है, ये मैक्सिमम अचीव्ड है. We are not talking about limits, so we'll actually come up with eliminating this. People who now travel on major highways should be encouraged to travel on secondary roads instead. ठीक है, मेजर हाईवेज मत करो, सेकेंडरी रोड पकड़ो. अच्छा, सभी जने सेकेंडरी रोड पकड़ेंगे, क्या होगा? ट्रैफिक कंजेशन वहां पे भी हो जाएगा, फिर हम आराम से मेजर हाईवे से चले जाएंगे. मतलब अब सोचो, इसे बोला किया है, should be encouraged, not required. Residents of the remaining traditional small towns should be encouraged to move to the suburbs. कि देखो भाई, आप स्मॉल टाउन में रहते हो, नहीं मेन टाउन में रहते हो, तो बेटर होगा दूर दूर जाके रहो, सबर्बन एरियाज में रहो. ठीक है, जो मेन सिटी में काम करते हैं उन्हें सबर्बन एरियाज में जाके रहो, तो सिटी में कौन आएगा? न्यू businesses should be encouraged to locate closer to where their workers would live. ऐसे रखनी चाहिए अपने को इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे, या ऑफिसेस ऐसे रखो जहाँ पे आसपास ही उनके काम करने वाले रह सकें या तो रहते हों. राइट, सो दिस इज, इट शुड बी एनकरेज्ड. जबरदस्ती नहीं है, डेफिनेट सर्टेन ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स्ड नहीं है, कंपल्शन नहीं है. एनकरेज किया जाए कि आप ऐसे ऑफिसेस खोलो या ऐसे तरीके से आप इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस सेटल करो जहां पर लोग आपके पास जो काम करने आएंगे वो आसपास से ही आ जाए या आसपास रह सके, तो एटलीस्ट दिस कैन बी एनकरेज्ड, राइट? सो दैट बिकम्स योर आंसर. सी, इट वाज नॉट डिफिकल्ट. नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. Many of the yachts anchored in Miami boast a luxurious hot tub on the top deck. टॉप डेक पर हॉट टब है, ये कौन, कहा? यॉट्स में, मियामी में. बढ़िया. Almost 80% of the yachts that were sold in the past 15 years in Miami are older models. ठीक है, अब लास्ट 15 years, 1 to 15 years में, पिछले 15 सालों में जितनी बोट्स यॉट्स सेल की गई हैं, 80% ओल्ड हैं. ठीक है, और ओल्डर मॉडल्स में नन ऑफ देम हैड बिल्ट इन हॉट टब्स, तो इनके पास हॉट टब्स नहीं है. ये समझ में आ गया? अब अगर 80% ओल्ड है तो 20% न्यू होंगी. दिस इज अंडरस्टूड. और 20% न्यू है तो दीज वुड हैव प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ऑल न्यू नहीं है. उसने बोला था मेनी ऑफ द yachts, so I can't say that 20% yachts that are sold all have hot tubs on their top deck. नहीं है, राइट? सो न्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. हॉट टब्स, दो पॉसिबिलिटीज है, इधर यस और नो. राइट, दिस इज ऑल, वी हैव ओनली रीड द पैराग्राफ हियर. इसमें से हमें ये चीज समझ में आ जाती है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. वी नीड समथिंग दैट स्ट्रांगली सपोर्ट्स. So people shopping for yachts will likely choose an older model with a hot tub than, but older model with a hot tub कैसे होगा? Older model में तो hot tub नहीं है. उसे बोल दिया था none of them. None of them मतलब जो 80% में से हैं, तो none of them had a hot tub, right? So I can't come up with A as the answer. All yachts in Miami without hot tubs were sold in the past 15 years. All yachts were not sold. 20% only was sold. और वो भी ऑल yachts में कितनी थी yachts ये भी नहीं पता है ना.
अभी 20% सोल्ड में से कुछ न्यू, मतलब 20% न्यू थी, 80% ओल्ड थी। ओवरऑल कितनी थी यॉट्स मियामी में, ये इसकी बात नहीं है। और ये जब बोलता है ऑल यॉट्स इन मियामी विदाउट हॉट टब्स, नहीं। Some newer yacht models were sold in the past 15 years in Miami. ये हो सकता है. And none of the newer yacht models with hot tubs will be sold in the next 15 years. Will be sold in the next 15 years. हम कैसे बोल सकते हैं? तो हमारे पास आंसर आ जाता है सी. ये था आपके पास मियामी के यॉट्स. ये तो खैर लग्जूरियस यॉट का इमेज है. ये सिर्फ ऊपर का जो इनके पास स्विमिंग पूल है उसका है. हॉट टब्स में स्विमिंग पूल, जकूजी है ये एक्चुअली. And these are the yachts in Miami, anchored in Miami. Okay? So here we can say some newer yacht models were sold in the past 15 years. ये समझ सकते हैं. All were sold नहीं बोल सकते, some were sold ये कर सकते हैं. Now, in the 18th and 19th centuries, it was believed in many coastal Indian cities that waterfront was an undesirable location for residential building. ठीक है, सेंटेंस टू सेंटेंस जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे समझते भी जाना है. तो वाटर फ्रंट में रेजिडेंशियल मतलब जहां पे पानी है ना, नदी किनारे हमें नहीं चाहिए रेजिडेंशियल. अर्लियर इट वाज सो. आजकल क्या है, सी फेसिंग, लेक फेसिंग, सी व्यू चाहिए है. दरवाजा खोले, खिड़की खोले, सामने नदी बहती हुई दिखनी चाहिए. उनके रेट्स ज्यादा हो जाएंगे अभी प्रॉपर्टी में. ठीक है ना. अभी हम इस पे आ जाते हैं वापस. Coastal Indian cities, waterfront was an undesirable location for residential building. Residential नहीं होंगी. अब अगर residential नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? Industrial होगा. So as a result, much of the waterfront in these cities was never developed aesthetically. Aesthetically का मतलब उसे beauty का focus रख के उसको develop नहीं किया था waterfront को. अभी waterfront पे cottages बन जाएंगे, आपके पास टेंट लगने के लिए जगह बन जाएगी. आप ट्रैवल जब करोगे तो यू विल गेट मेनी लाइक कॉटेजेस देयर नियर द वाटर, राइट. सो एस्थेटिक्स में पहले ध्यान नहीं होता था एंड इंस्टेड वाज लेफ्ट टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो पहले जमाने में वाटर पर रेजिडेंशियल नहीं होता तो ब्यूटी पे ध्यान नहीं जाता. आजकल क्या होता है, नहीं इस पे ध्यान नहीं जाएगा तो इंडस्ट्री और कॉमर्स आ जाएगा, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस टुडे, हाउएवर, waterfront properties are generally seen as prestigious. Prestigious का मतलब क्या हुआ? प्रीमियम, बढ़िया, प्रेस्टीज, शान, स्टेटस, ये दिख जाता है हमारे पास. हम कहाँ रहते हैं? सी व्यू वाले बंगलों में. ये प्रेस्टीज, आहा, हम ऐसी जगह पे रहते हैं, बढ़िया. ये होता है टुडे का काम. So today it is considered prestigious to live in a waterfront plot. ये डिवाइडिंग है, ठीक है. Now, however, waterfront properties are generally seen as prestigious, as evidenced by a large sums paid for homes along the beachfront. A developer who wishes to make a large profit would be wise to buy urban waterfront plots. अब एक डेवलपर who wishes to make a large profit उसे large बनाने की चाह है. अब वो क्या करेगा? वो urban waterfront के plots खरीद लेगा. बढ़िया. अब मुझे अगर रियलिटी में जाना है और अगर मैं वाटर फ्रंट वाले, और मुझे ह्यूज प्रॉफिट बनाना है तो मैं वाटर फ्रंट वाले प्लॉट्स लेना पसंद करूंगी. क्यों? ह्यूज प्रॉफिट बन जाएगा तो आई शुड बाय द वाटर फ्रंट प्लॉट्स एंड इरेक्ट रेजिडेंशियल होल्डिंग बिल्डिंग्स ऑन देम. और फिर मकान भी बना दो रेजिडेंशियल. लेकिन इस बीच में एक और एक्स्ट्रा सेंटेंस चाहिए मुझे. मैंने प्लॉट खरीदे, मैंने उसमें से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना ली. क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बनाना है, इसलिए. प्रॉफिट आएगा कहां से? कहां से आएगा सोचो. अब मुझे चाहिए कुछ. स्ट्रांगली सपोज द क्लेम मेड अबाउट अर्बन वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज. फ्रॉम वेयर एम आई गोइंग टू गेट दैट प्रॉफिट? आई बाय द प्लॉट्स, फाइन. आई मेक द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्ट देम, इरेक्ट देम, करेक्ट, बढ़िया.
Why? Because I wish to make large profit. That was my intention. बढ़िया, लेकिन profit आएगा कहाँ से? ये सोचना है. पढ़ो ये अब. People today have more money, relatively speaking, to spend on real estate than they did in previous centuries. So the point was not about money. पहले भी जमाने में लोगों के पास था ना, मनी था, तभी तो इंडस्ट्रीज बना रहे थे. लेकिन वाटर फ्रंट को इतना अच्छे से ब्यूटिफाई नहीं किया था उन्होंने. न ये प्रेस्टीज का मामला था, एक स्टेटस का मामला था, ऐसा भी नहीं था पहले. अब जाके हुआ है इन द प्रेजेंट टाइम्स. राइट, सो द पॉइंट वाज नॉट अबाउट मनी. होम ओनर्स विल बी विलिंग to spend large sums on residential properties in traditionally industrial or commercial districts. ट्रेडिशनली कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वाटर फ्रंट पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वो कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्रीज हैं. अब अगर वहां पे, अब क्योंकि प्रेस्टीज का मामला है, अब अगर वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो खरीदेंगे कौन? वो लोग who are willing to spend large sums on residential properties, traditionally industrial or commercial districts. ऐसे लोग भी तो होने चाहिए ना, जो आसपास इंडस्ट्री है और बीच में अगर मैंने वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना ली उस प्लॉट पे, तो वहां पे खरीदने वाले भी तो होने चाहिए. सोचना यही पॉसिबिलिटी है. मेनी अर्बन वाटरफ्रंट प्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर परचेज. हाँ, ठीक है, अवेलेबल फॉर परचेज है, लेकिन मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कैसे करता है वो? ये तो सिर्फ एक डेटा दे देता है कि हाँ अवेलेबल है. तो भाई मुझे खरीदना भी तो पड़ेगा उसे. अगर मैं चाहूँ प्रॉफिट बनाना, अगर मैं चाहूँ उस पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना, तो राइट, तुम तो बोल रहे हो सिर्फ अवेलेबल है. Many coastal American cities are encouraging developers to rehabilitate the waterfront through tax incentives. अब आप तरीके बता रहे हो. आपने वाटर फ्रंट वाला कोई प्लॉट खरीदा, आपको 20% की छूट टैक्स में. ये इंसेंटिव्स दे रहे हो. बात हम तब करेंगे जब हम वो खरीदेंगे, और लोग भी खरीदेंगे. हमने तो प्लॉट खरीद के बना लिए, लेकिन लोगों को भी तो खरीदने आना चाहिए ना फिर. The answer is B. There it is. I hope you understood it. Coming to the fourth answer. Oh, ये तो माइक्रोवेव ओवन दिख रहा है. देखते हैं चलो. Almost every modern kitchen today is equipped with a microwave oven, mainly because microwave ovens offer a fast and convenient way of cooking and reheating food. बढ़िया. Fast and convenient way है. फिर से गर्म करना, रीहीट करना हो तो भी यूज कर लो, कुक करना हो तो भी यूज कर लो, ऑयल ज्यादा यूज ना करना हो तो भी कर लो. तो ये तो एक ना एक रेक्विजिट हो गया है, ये तो होना ही चाहिए अपने किचन में. नाउ it has become a standard appliance in most households. Studies have shown, however, अब आ गया twist, that microwave ovens are not completely safe and their use has occasionally resulted in serious injury. So they are not completely safe और injury हो सकती है. Because of this, some consumer advocates argue. Consumer advocates क्या कहते हैं? Microwave ovens should not be so readily accepted as a standard appliance until they can be certified to be completely safe. सर्टिफिकेट होगा तो ही आप उनको लेना, अच्छे से आप उनको एज अ स्टैंडर्ड अप्लायंस एक्सेप्ट करना, अदरवाइज आप मत करो. इसी चीज के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग चाहिए कुछ. सो दे हैव टेकन मच ऑफ द जॉय आउट ऑफ कुकिंग. माइक्रोवेव ओवन में कुक करने में वो मजा नहीं रहा. तो बात उसके कुकिंग के मजे की थी क्या? नहीं, आउट हो गया. There have been many reported incidents of people who have been scalded by liquid superheated in. अब आप ये बता रहे हो, scalded यानी जहाँ पे ना स्किन जल जाती है, तो लिक्विड सुपर हीट हो गया, आपने ऐसे निकाला तो दूध गर्म किया, वो आउट हो गया, वो लग गया, ठीक है, पानी वो लग गया, तो योर स्किन हैज बीन स्कैल्डेड बाय द overheated liquids. But this is only coming up with the injury part. Rather, this was the argument of the author. I need something to support this conclusion. तो उसमें आप ये क्या कर रहे हो? आप तो इंजरी को क्या तरीका, कहाँ कैसे जल गई स्किन, वो बता रहे हो. तो then this is irrelevant. Absolute safety is the only criterion by which an appliance should be judged to be acceptable as standard. Absolute safety होनी चाहिए. जब इसने कहा कि देखो
आपने इसे इतना रेडिली मत एक्सेप्ट करो कि हाँ ये तो होना ही चाहिए हमारी किचन में, मत करो। क्यों? जब तक आपको इसका सर्टिफिकेट टू बी कंप्लीटली सेफ मिल सकता है, इसका मतलब कंप्लीटली सेफ होगा तो ही आप उसे रेडिली एक्सेप्ट करेंगे। And this is the only criterion. So you have C as the best one. There is no such thing as completely safe appliance. बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं, ये आंसर कैसे हो सकता है? इट इज सो कैजुअली गिवन। आई नीड समथिंग दैट इज सपोर्टिंग माई आर्ग्यूमेंट। वैसे आई कांट जस्ट ब्रश इट असाइड लाइक इन अ वेरी कैजुअल मैनर, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो डी तो वैसे ही आउट हो गया। तो वैसे ही आउट तो ए भी हो गया था और डी भी हो गया था। प्रॉब्लम थी सिर्फ बी और सी में। तो बी क्योंकि इंजरी का एक एग्जाम्पल दे रहा था तो आउट हो गया। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा। राइट, आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू अंडरस्टैंड द इश्यू एंड देन हाउ टू गेट द सपोर्टिंग वन। कम ऑन, द लास्ट क्वेश्चन now. More and more companies have begun to consume less energy by making themselves more efficient. बढ़िया, कंपनीज बड़ी अच्छे से तरीके से काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं वो? कंज्यूमिंग लेस एनर्जी एंड बिकमिंग मोर एफिशिएंट। बढ़िया। अरे आंसर भी आ ही गया है, ये भी बढ़िया। ठीक है, इसी को समझ लेते हैं हम। So, over time, these efforts could place the US at the forefront of an emerging global market for cleaner technologies. US सबसे आगे निकल जाएगा clean technologies में। Such efforts are also essential to tackling the two big energy-related issues of the age: global warming and the dependence on precarious supplies of oil. Global warming को भी cater कर लेगा और oil की जो supply है, problem है, इसको भी cater कर लेगा। ये दोनों चीजें cater हो जाएंगी जब ऐसी कंपनीज लेस एनर्जी यूज करती है, कंज्यूम करती हैं एंड एफिशिएंट ज्यादा हो जाती है। So the federal government should encourage these efforts by providing the necessary incentives, whether as loans, direct grants or targeted tax breaks. इंसेंटिव दे दो लोगों को तो ऐसी और कंपनीज होंगी जो कि लेस एनर्जी कंज्यूम करके एफिशिएंटली काम करेंगी। आई नीड समथिंग दैट इज सपोर्टिंग दिस पॉइंट। और तुमने अगर कहा कि हाँ ठीक है, इन द पास्ट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैव मेड एडवांसेस इन एनर्जी कंजर्वेशन फीजिबल, इससे स्पेशली इन द ऑटो इंडस्ट्री, मतलब अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे देती है, एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल हो जाता है ऑटो इंडस्ट्रीज में मेजर, और ऐसा हुआ है पास्ट में। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यस, दिस इज समथिंग दैट इज सपोर्टिंग द ऑथर्स पॉइंट। राइट, फॉरेन ऑयल डिपेंडेंट ये आउट हो जाता है, कनेडियन कंपनीज के बाद आउट हो जाती है, और experts believe that energy efficiency could lower the energy use by the level to the level of 1995। मतलब ये एनर्जी यूज कम करते 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 1995 तक के लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहुंच जाएंगे, पर प्रॉब्लम वो था ही नहीं ना कि कब पहुंचते हैं वो। प्रॉब्लम क्वेश्चन ये था कि यू नीड समथिंग एडिशन हियर, एंड व्हाट वाज द ऑथर्स कंक्लूजन? दिस वाज द दैट द गवर्नमेंट शुड हेल्प, शुड गिव इंसेंटिव्स। ये हो गया ऑथर का कंक्लूजन। फाइन, पास में भी गवर्नमेंट ने क्या है, इससे ज्यादा बेटर क्या होगा? हो गया आंसर हमारे पास। ठीक है, तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमने क्या सीखा? दो चीजें होती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इश्यू फर्स्ट, issue to be identified. When you identify the issue, right, then you see what is supporting or what is weakening. आपके पास दो तरीके से आएंगे सेंटेंसेस। इशू को समझना बहुत जरूरी है। सपोर्टिंग में जो आपके पास वापस से प्लस पॉइंट्स देगा, मींस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आप वही सपोर्ट होगा आपका। और वीकनिंग में इट विल बी अगेंस्ट, sometimes it can be irrelevant also, but it will be the pros and the cons of the situation. तो against में चीज होगी, पर against of what the argument of the author is, right? इश्यू आइडेंटिफाई कर दिया, उसके हिसाब से जो आर्ग्यूमेंट ऑथर ने दिया है सपोर्टिंग हो जाएगा ऑप्शन, और उसके हिसाब से जो आर्ग्यूमेंट ऑथर ने दिया है
उसके अगेंस्ट में जो ऑप्शन होगा वो वीकनिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस की बात है। और आर्ग्यूमेंट होता क्या है? लाइन ऑफ रीजनिंग। It is the chain, it is the line of reasoning, right? I hope you have understood this, and stay positive now, stay logical, stay positive and be positive and be logical तो होना ही पड़ेगा। Arguments अगर थोड़ा बहुत कम लगा है तो kindly go back to the first uh, session of this argument and definitely go through it, come back to this again and then go. I think so, but this is individual sessions are complete, isolated, complete in themselves only. तो आप ये कर सकते हो। कुछ पॉइंट हो जाती है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, बट एटलीस्ट यू कैन लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड स्टे विथ विदिज्ञ सो दैट यू आर एबल टू लर्न। सीखो दिल से। सी यू सून। थैंक यू।